नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 65 को लगाएंगे जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो आप उनको जरूर लगा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा। आप जरूर से उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। अगर आप इन सब का पीडीएफ बिल्कुल आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे द्वारा तैयार की गई इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं। एक है करंट अफेयर्स के लिए और एक है फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो उसका सभी फार्मूला आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसको परचेज कर लिया है। करंट अफेयर्स में वन लाइनर सभी प्रश्न हैं, ये 500 से ज़्यादा प्रश्न है। प्रथम 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो इसमें इंक्लूड किया गया है। और फिजिक्स में सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला को इंक्लूड किया गया है। फिजिक्स का 15 रुपये है और करंट अफेयर्स का 10 रुपये है। लेकिन अभी फिजिक्स पे मैंने ऑफर दिया हुआ तो आप इसको भी 10 रुपये में परचेज कर सकते हैं। आप जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूरेनियम। ठीक है, विद्युत को उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम जैसे धातु का यूज किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन अधिकतम मात्रा में अगर यूज किया जाए तो गेहूं की अच्छी खेती हो सकती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड जो होता है वही रासायनिक पदार्थ यूज किया जाता है चूहा को मारने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातु है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा और जस्ता। ठीक है, पीतल में तांबा और जस्ता होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी एक पेड़ से। ठीक है, एस्पिरिन जो होता है एक पेड़ से मिलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, मायोग्लोबिन में लोहा जैसे तत्व पाया जाता है, लोहा जैसे धातु पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी पानी। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उससे क्या होगा, पानी बनेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर तरफ। ठीक है, चुंबकीय जो सुई होती है वो उत्तर की तरफ डायरेक्शन को संकेत करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा के प्रभाव से ही महासागर में जो ऊंची ऊंची जल तरंगे हैं वो उत्पन्न होती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आएगा तो प्लीज़ आप इस मॉक टेस्ट को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कारखानों से, मतलब कारखाने के जो भी अपशिष्ट होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं उसके वजह से ही अम्ल वर्षा होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। ठीक है, तंतु को गर्म करने के बाद श्वेत प्रकाश के नली में पैदा किया जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, संपीड़ित गैस को अगर छोड़ देते हैं किसी कमरा में तो कमरा को ठंडा किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? सो ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता ही होगा कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जब प्रिज्म से सफ़ेद रंग को प्रवाहित किया जाता है तो फिर वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो तो। यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस टाइम पे सूर्य ग्रह हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि निर्भर करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर। ठीक है, यानी कि टी जिसको हम बोलते हैं लोलक। ठीक है, तो लोलक की जो कालावधि जो है पीरियड है वो निर्भर करता है उसके लंबाई पे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। ठीक है, तैरने तालाब में अगर तैरते हैं तो वहां पे मनुष्य की त्वचा कभी कभी जल जाती है, वो क्लोरीन के कारण होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30% ऊष्मा की हानि होती है। यानी कि जब वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उस टाइम पे 30% जो ऊष्मा होते हैं, हीट होते हैं, उसकी हानि हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, तो आक्रमण राष्ट्रवाद की भावना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से बिल्कुल उसका एक कारक और उसका योगदान नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना ही वैश्वीकरण का मुख्य विचार है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। ठीक है, आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश जीते थे 5 देश, ठीक है, वो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, इनमें है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो अभी आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि दो और कौन राष्ट्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हैं। मैंने 3 यहाँ पे बता दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री मुखिया हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्र सरकार का। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पे कार्य करते हैं, यानी कि मुखिया होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नानावती आयोग की नियुक्ति किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी 2000 ईस्वी में। ठीक है, नानावती आयोग जिसकी नियुक्ति जो किया गया था वो 2000 ईस्वी में किया गया था। तो आप नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि नानावती आयोग जो है वो किसके लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका नियुक्त करने का, ये जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। और इसका नियुक्ति जो है 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अभी आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो कब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे? ठीक है, और जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? ये नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए। ठीक है, 2002 में गोधरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो उसके जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी की एक आयोग गठित की गई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था उस टाइम पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने? सही आंसर है ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिससे उनके भक्त समझते थे। मतलब उन्होंने जो भी वाणियां लिखी हैं वो उसी लैंग्वेज में लिखा है जो उनके भक्त समझते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? सही आंसर है ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी को मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता था। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव ही शासक थे देवगिरी का जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के प्रथम शासक था। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी?
सही आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर में। ठीक है, बौद्ध संगीति जो था वो कश्मीर में आयोजित किया गया था जब कनिष्क शासन काल था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि बौद्ध की कितनी संगीतियां हुई हैं। ठीक है, टोटल कितने संगीतियां हुई हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। सो ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि इंडिका जो पुस्तक है वो उसमें किस वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित्रम जो पुस्तक है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो कि काफी फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नौकरशाही का मुख्य कार्य क्या है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं उनको अच्छे तरीके से लागू करना ये ब्यूरोक्रेट्स का एक मुख्य कार्य है। प्रशासन चलाना ये भी मुख्य कार्य है। मंत्रियों की सहायता करना ये भी मुख्य कार्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, जो कि काफी फेमस है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, अनुशीलन समिति क्या थी, एक प्रकार की क्रांतिकारी संगठन थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग से। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। सो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है उसके बाद उसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय बने थे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो कि काफी फेमस प्रधानमंत्री है इंग्लैंड के। ठीक है, और वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और ये कब तक चला था, यानी कब से कब तक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंड ग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और आप लोग नीचे कमेंट में बताओ कि कुंड ग्राम जो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और आप नीचे कमेंट में बताओ कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था।
सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान प्रश्न भी है। ठीक है, इन्होंने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में दिया था। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और अभी आपको कमेंट करके बताना है कि सारनाथ जो है वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्य का वंश शासन किया, किस राज्य वंश ने शासन किया था। सो ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, और उनको मार करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो था सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था पढ़ाई लिखाई के लिए, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, और आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि तक्षशिला जो है प्रेजेंटली अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्मनासा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ये जो तीन नदियां हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत आसान प्रश्न है, सही आंसर है ऑप्शन बी संसद के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मैं आशा करता हूं कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इस मॉक टेस्ट को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करके ऑल जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और आप ई बुक को ज़रूर से परचेज कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक परचेज कर लिया है, ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसको परचेज किया हुआ है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।